14 नवंबर, जी हां, वो ये तारीख है जब बिहार को पता चल जाएगा कि इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी। लेकिन उससे पहले सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा शुरू हो चुकी है कि बिहार में किसकी सरकार होगी। क्या एक बार फिर से एनडीए सरकार बनाने में कामयाब होगी, या फिर महागठबंधन पलटवार करेगी, या फिर नई नवेली जनसुराज धमाल करेगी, या फिर ओवैसी कुछ कमाल करेंगे। ये बड़े सवाल हैं, और ये सवाल इसलिए अहम हो जाते हैं क्योंकि 6 नवंबर और 11 नवंबर ये वो तारीख है जब बिहार के लोग अगले 5 सालों के लिए अपने भविष्य के लिए वोट करेंगे और डिसाइड करेंगे कि अगले 5 साल बिहार की नीति कौन बनाएगा, बिहार में कौन बिहार को चलाएगा और किस तरीके से चलाएगा। ये वो तारीख 14 नवंबर को पता चलेगी। लेकिन उससे पहले बड़ा सवाल यही है कि आखिर एनडीए की मजबूती क्या है और एनडीए कमजोर कहां है। महागठबंधन कितना मजबूत है, किन मुद्दों पर महागठबंधन कमजोर है, जनसुराज की ताकत क्या है और कमजोरी क्या है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर एनडीए की मजबूती और कमजोरी क्या है, महागठबंधन कितना ताकतवर है और कहां-कहां कमजोर है, और जनसुराज का असर कितना है, और जनसुराज किस तरीके से वो चुनावी मैदान में जाएंगी तो उनके पास कमियां क्या है। ये वो सारे मुद्दे हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, और राजनीतिक पंडितों को लिए भी एक संदेश है कि आखिर घटक दल जितने भी हैं उन दलों की अपनी क्या मजबूती है। क्योंकि चुनाव में जब आप जाते हैं, क्योंकि एनडीए जाएगा, महागठबंधन जाएगी, जनसुराज अकेले जा रही है, तो निश्चित तौर पर अपनी उनकी ताकत है, अपनी उनकी कमजोरी है, और इन्हीं कमजोरी और ताकतों के साथ ही अब उन्हें चुनावी मैदान में जाना है, और लगभग 1-सवा महीने के अंदर पूरा चुनाव जो है वो खत्म हो जाएगा और पता चल जाएगा कि बिहार में किसकी सरकार है। आचार संहिता लागू हो चुका है और इसी के साथ ही बिहार में चुनाव का बिगुल भी बज चुका है आधिकारिक तौर पर। अब बात करते हैं एनडीए की। एनडीए में आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, चिराग पासवान की एलजेपी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और इसके अलावा जीतन राम मांझी की पार्टी, ये दल मिलकर के एनडीए बन जाते हैं और एक साथ चुनावी मैदान में। हालांकि सीटों को लेकर कसमकस जारी है, लेकिन उससे पहले आपको अब एनडीए की मजबूती बताते हैं, उसके बाद से एनडीए की कमजोरी बताते हैं। तो आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि एनडीए की मजबूती क्या है। तो सबसे पहली उनकी मजबूती है पीएम मोदी, नीतीश कुमार की जन कल्याणकारी योजनाएं। इसी के दम पर एनडीए चुनावी मैदान में जाएगी और प्रचार करेगी कि चाहे वो केंद्र की मोदी सरकार हो या बिहार की नीतीश सरकार हो, दोनों सरकारों की जन कल्याणकारी योजनाएं लोगों तक पहुंच रही हैं और इसी वजह से आप हमें मतदान करिए। तो पहली जो इनकी मजबूती है वो जन कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर ये चुनावी मैदान में जाएंगे और तमाम जिस तरीके से अभी महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए तमाम जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं इन्हें गिनाएंगे। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात है एनडीए की मजबूती ये भी है कि आरजेडी शासनकाल से नाराज मतदाताओं का एकमुश्त समर्थन है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि ऐसा रहा है लंबे समय तक जब आरजेडी का शासनकाल था, विशेष तौर से लालू और राबड़ी का शासनकाल, जिसे कथित तौर पर जंगल राज भी कहा जाता है, उस शासनकाल को लेकर एनडीए लगातार प्रचार भी करता रहा है और ये कहता रहा है कि लोग डरे हुए हैं। तो ऐसे में उस शासनकाल से जो लोग अभी भी नाराज हैं उनका समर्थन मिलेगा। इसके अलावा जो अगला पॉइंट है वो है कि अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने की घोषणा हुई है। तो ये अपने आप में एक बड़ा जो है वो दांव चला गया है, युवा वोटरों को लेकर ये दांव चला गया है। इसके अलावा जो 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपए भेजे गए वो भी एक बड़ा दांव है, क्योंकि 7 करोड़ 42 लाख मतदाता वाले बिहार में अब 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने की घोषणा, इसके अलावा 75 लाख महिलाओं को पैसे देना, तो लगभग इन दोनों को मिला दें तो ये आबादी ही 1 करोड़ 75 लाख से ऊपर पहुंच जाती है। तो ऐसे में एनडीए इनके जरिए भी चुनाव में ये अपनी मजबूती के तौर पर देख रहा है, ये एक बड़ी बात है। इसके अलावा आपको बता दें कि मुफ्त बिजली, महिलाओं को रोजगार के लिए 10-10 हज़ार रुपए की सहायता, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, ये वो मुद्दे हैं जो एनडीए की मजबूती है और एनडीए इन्हीं के दम पे चुनावी मैदान में जाएगा और लोगों को बताने की कोशिश करेगा कि हाँ, हम लगातार आपके लिए समर्पित हैं, चाहे वो केंद्र या राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हो या आने वाले समय में हमारे किए वादे। हालांकि अभी घोषणा पत्र भी पार्टियों का बाकी है, तो घोषणा पत्र के बाद भी स्थितियां बदलेंगी। अब एनडीए की कमजोरी क्या है कि आखिर कमजोरी कहां है, एनडीए से कहां गलती हो सकती है,
और किस वजह से लोगों में एनडीए के प्रति नाराजगी हो सकती है, ये भी अपने आप में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बात है। आपको बता दें कि अफसरशाही के विरुद्ध आम लोगों की नाराजगी ज्यादा है। अफसरशाही के खिलाफ लगातार लोग आवाज उठाते रहे हैं, तो क्योंकि ऐसा लोग मानते हैं कि अफसर सुनते नहीं हैं, तो इस वजह से अफसरशाही जो है एक बड़ा मुद्दा जो है वो एनडीए के खिलाफ हो सकता है। मंत्रियों और नेताओं पर जो भ्रष्टाचार के लगातार आरोप लग रहे हैं वो भी एक बड़ा मुद्दा है। जिस तरीके से एनडीए सरकार के कई मंत्रियों पर, चाहे वो फर्जी डिग्री की बात हो, इसके अलावा तमाम करप्शन की बात हो, खासतौर पर प्रशांत किशोर की तरफ से लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं, ये एक बड़ा मुद्दा हो जाएगा। कार्यकर्ताओं की उपेक्षा, विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी में लगातार ये भारतीय जनता पार्टी पर भी आरोप लगते रहे कि कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है, तो ये एक बड़ा मुद्दा रहेगा। इसके अलावा वर्तमान विधायकों के प्रति आक्रोश भी है, क्योंकि पिछले चुनाव के समय विधायकों की ओर से जो घोषणाएं की गई थी उन्हें पूरा नहीं किया गया है, तो मौजूदा विधायकों से भी लोगों की नाराजगी हो सकती है। जैसा कि जब 2024 के लोकसभा चुनाव हो रहे थे तो बहुत सीटों पर ऐसे देखा गया कि जहां लोग चाह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए का उम्मीदवार जीते, लेकिन सांसदों से नाराजगी की वजह से, सांसदों से व्यक्तिगत तौर पर खुन्नस की वजह से लोगों ने पार्टी को वोट नहीं किया था, एनडीए को वोट नहीं किया, उसकी वजह से हार हुई थी। तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती जो है एनडीए के लिए यह भी है कि जो उनके मैक्सिमम मौजूदा सिटिंग एमएलए हैं उनसे लोगों की नाराजगी है, क्योंकि लोग ऐसा मानते हैं कि जो उन्होंने वादा किया था उस तरीके से उन्होंने काम नहीं किया, सिर्फ पार्टी के नाम पर वोट लेते हैं, उसके बाद 5 साल ये मौज काटते हैं। तो इस वजह से एक बड़ा मुद्दा ये भी रहेगा। अब बात करते हैं महागठबंधन की, क्योंकि महागठबंधन में तेजस्वी यादव की अगुवाई में आरजेडी है, कांग्रेस है, इसके अलावा सीपीआईएमएल है, सीपीआई है और सीपीआईएम है, कम्युनिस्ट पार्टियां ये तीनों हैं। इसके अलावा मुकेश सहनी की पार्टी है, और ये मतलब ये सारे पार्टियां मिलकर के महागठबंधन बन जाती हैं। और ये भी लगातार चुनाव में अब ताल ठोक रहे हैं। तेजस्वी यादव लगातार ये कह रहे हैं कि हाँ, इस बार बिहार में सरकार बदलेगी और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से हटेंगे। लेकिन अब इनकी मजबूती क्या है? पहले मजबूती की महागठबंधन की बात करते हैं, उसके बाद से फिर महागठबंधन की कमजोरी की बात करेंगे। मजबूती की अगर बात करें तो मुस्लिम यादव समीकरण के साथ रहने के कारण करीब 30% वोटों की गारंटी है, क्योंकि लगभग 14% बिहार में यादवों की आबादी और 17% से अधिक आबादी मुस्लिम वोटर की है। तो ऐसे में ये 30% से ज्यादा हो जाते हैं। तो मुस्लिम और यादव अगर एक मुश्त वोट करते हैं तो इसका सीधा फायदा महागठबंधन को मिलने की पूरी संभावना है। हालांकि इसमें ओवैसी सेध भी लगा सकते हैं। दूसरी आपको बता दें कि राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा के कारण कांग्रेस की सक्रियता भी बढ़ी है। तो कई ऐसे जो लोग होंगे जो आरजेडी को वोट नहीं करना चाह रहे होंगे, वो कांग्रेस की वजह से या राहुल गांधी की फैन फॉलोइंग जो थोड़ी बहुत बढ़ी है उसकी वजह से महागठबंधन को वोट कर सकते हैं। अगली बड़ी वजह है तेजस्वी यादव के प्रति युवाओं में आकर्षण, क्योंकि तेजस्वी यादव अभी युवा है, 2 बार डिप्टी सीएम रह चुके हैं और लगातार तेजस्वी यादव एक्टिव हैं और खुद को युवा नेता के तौर पर पेश भी कर रहे हैं। तो ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या युवा जिस तरीके से तेजस्वी की रैलियों में जा रहा है वो कितना वोट कन्वर्ट कराता है तेजस्वी के पक्ष में, ये देखना भी महागठबंधन के पक्ष में ये दिलचस्प रहेगा। इसके अलावा नीतीश सरकार की कई योजनाओं का श्रेय लेने का प्रयास भी है, ये भी एक बड़ी जो है बात है, क्योंकि तेजस्वी यादव लगातार कहते हैं कि जब वो डिप्टी सीएम थे तो ज्यादा काम हुआ, उसके बाद नीतीश कुमार काम नहीं कर रहे हैं। और महागठबंधन के दलों की जो एकजुटता है वो भी अपने आप में एक बड़ी बात है। महागठबंधन के दल एकजुट नजर आ रहे हैं। ऐसे में उनका पूरा लक्ष्य है कि एनडीए का मुकाबला किया जाए। तो ये एनडीए के खिलाफ महागठबंधन की ये मजबूती है। अब महागठबंधन की कमजोरी की बात करते हैं कि आखिर महागठबंधन की वीकनेस क्या क्या है, ये जान लेना भी जरूरी है। आपको बता दें कि जो सबसे पहला बात आता है वो टिकट वितरण में यादवों को वरीयता। इसी वजह से कई बार अन्य जातियां नाराज हो जाती हैं। विशेष तौर पर ये आरोप भी लगते रहे कि मुसलमानों की उपेक्षा होती है, यादवों को ज्यादा वरीयता दी जाती है, और ये सारे आरोप आरजेडी पर लगते रहे। तो ऐसे में इस बार अब टिकट बैलेंसिंग को लेकर कहीं न कहीं महागठबंधन को सोचना होगा। इसके अलावा आपको बता दें कि दबंग समर्थकों की वजह से कमजोर लोगों का पार्टी से अलगाव हो जाता है, क्योंकि लगातार बाहुबली किस्म के ज्यादा लोग महागठबंधन में रहते हैं, ऐसा ये माना जाता है। आरजेडी में विशेष तौर पर बाहुबलियों का एक दबदबा रहा है। तो इस वजह से भी जो कमजोर लोग होते हैं आर्थिक तौर पर या सामाजिक तौर पर, तो वो कई बार पार्टी से अलग हो जाते हैं। तो उसका नुकसान जो है वो महागठबंधन को भोगना पड़ सकता है। इसके अलावा वोट कार्ड समर्थकों के बागी बनकर मैदान में उतरने का भी खतरा है कि अगर किसी को टिकट नहीं मिलता है, वो बागी बनकर चुनावी मैदान में आता है, तो वो भी नुकसान कर सकता है। जैसे तेज प्रताप यादव के उम्मीदवार अगर पॉसिबल है तो वो महागठबंधन को ही नुकसान पहुंचाएंगे। इसके अलावा तेजस्वी के परिवार में लगातार टकराव, जैसा कि मैंने बताया, तेज प्रताप का अलग पार्टी बनाना, ये भी एक
बड़ा मुद्दा और बड़ा नुकसान कहीं ना कहीं महागठबंधन को पहुंचा सकता है। लोग ये कहेंगे कि भाई परिवार ही एक नहीं है, तो ऐसे में कैसे हम उन पर भरोसा करें, उनके अपने भाई से नहीं बन रही है। इस मुद्दे को भी बिहार में लोग भुनाएंगे और ये एक बड़ी कमजोरी महागठबंधन के लिए हो सकती है, क्योंकि महागठबंधन के चेहरे के तौर पर तेजस्वी यादव ही आगे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि उम्मीदवारों के चयन में सहयोगी दलों की भावना की कदर नहीं, ये भी एक बड़ी वजह हो सकता है, क्योंकि अब अगर आरजेडी सबसे बड़े भाई की भूमिका में है, अगर आरजेडी टिकट बंटवारे में अन्य दलों की कहीं उपेक्षा करती है तो उसका भी खामियाजा महागठबंधन को भुगतना पड़ सकता है। अब बात करते हैं प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की, क्योंकि जनसुराज पहली बार पूर्ण रूप से चुनावी मैदान में है। हालांकि जब उपचुनाव हुए थे तो 4 सीटों पर उपचुनाव में मैदान पर थी, लेकिन चारों सीटों पर चारों खाने चित हो गई थी। लेकिन अब जनसुराज की मजबूती क्या है ये जान लेना भी जरूरी है, क्योंकि प्रशांत किशोर लगातार ये दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार बनेगी और इस बार ना एनडीए ना महागठबंधन बल्कि जनसुराज की अगुवाई वाली सरकार बनेगी। ये प्रशांत किशोर का दावा है। अब उनके दावे में कितना दम है ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जो मजबूती है वो जान लेना जरूरी है। आपको बता दें क्योंकि संस्थापक जो है प्रशांत किशोर की सटीक रणनीति, उसी के दम पर वो चुनावी मैदान में है। तो अपनी सटीक रणनीति के लिए प्रशांत किशोर जाने जाते हैं, कई राज्यों में कई पार्टियों के लिए काम कर चुके हैं, तो ये इनकी एक बड़ी मजबूती है। और दूसरा, नया होने के कारण युवाओं और तंत्र से निराश लोगों का समर्थन मिलने की संभावना है। जैसा कि 2013 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी को मिला था, तो संभवतः प्रशांत किशोर इसी मुद्दे पर राजनीति भी कर रहे हैं कि जो लोग एनडीए और कहीं न कहीं इंडिया दोनों गठबंधनों से नाराज हैं, उन लोगों का समर्थन मिल जाए। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों की पदयात्रा की वजह से बुनियादी समस्याओं की समझ भी कहीं न कहीं जनसुराज के नेताओं में बढ़ी है। पढ़े लिखे लोगों को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं, ये भी एक मजबूत बात है। और दूसरे दलों से बेटिकट हुए कुछ अच्छे उम्मीदवारों की संभावना भी जनसुराज को मजबूती दे सकती है। इसके अलावा प्रशांत किशोर ने भ्रष्टाचार को बड़ा और मुख्य चुनावी मुद्दा बनाया है, क्योंकि एनडीए और महागठबंधन दोनों पर भ्रष्टाचार की आंच आते रहे हैं, तो ये एक बड़ा मुद्दा है। लगातार प्रशांत किशोर दोनों ही दलों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए, दोनों गठबंधनों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और लगातार वो बताते हैं कि ये दोनों ही दल में जितने नेता हैं वो भ्रष्टाचारी हैं, सब पर आरोप लगाते हैं। उन तमाम आरोपों को आपने भी देखा होगा, तो ये जनसुराज की मजबूती है। अब जनसुराज की कमजोरी क्या है ये जान लेना भी बेहद दिलचस्प है। आपको बता दें कि अनुभवी चुनाव प्रचारकों की कमी है, क्योंकि लगभग नए नवेले लोग ही पार्टी में हैं, तो ऐसे में उन्हें चुनाव का बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है। प्रशांत किशोर ही सबसे बड़े नेताओं में से हैं जिन्होंने बैकडोर से रहकर चुनावी मैनेजमेंट का काम किया। हालांकि फ्रंट पर आकर उन्होंने नहीं किया है, रैलियां पहले वो करते थे, अब पहली बार है कि वो रैलियों के जरिए, पदयात्रा के जरिए और तमाम जो है वो डोर टू डोर कैंपेन के जरिए वो पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। इसके अलावा बड़ी संख्या उन समर्थकों की भी है जो तुरंत लाभ चाहते हैं। दरअसल कई बार ऐसा होता है कि बहुत से लोग आपसे इसलिए जुड़ जाते हैं कि वो चाहते हैं कि आपकी वजह से उन्हें तुरंत बेनिफिट हो। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि वो कितने मजबूती से साथ दे पाते हैं, ये देखना भी दिलचस्प होगा। और एक सबसे बड़ी बात है कि टिकट वितरण के बाद कहीं असंतोष का खतरा न पैदा हो जाए, ये भी जनसुराज के लिए एक माइनस पॉइंट है। इसके अलावा पार्टी पर समरवादी होने का भी आरोप लगा है। लगातार प्रशांत किशोर की जाति को लेकर उन पर टारगेट किया जाता रहा है, उन्हें जातिवादी बताया जाता रहा है, तो ये भी एक बड़ा आरोप है उनके। और इस आरोप से प्रशांत किशोर लगातार हालांकि निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या वो निकल पाते हैं या नहीं। और आरोप तो यह भी है कि पीके किसी और दल के लिए भी काम कर रहे हैं, जैसा कि बिहार के सियासी गलियारों में चर्चा है। और अगर ऐसा है तो निश्चित तौर पर प्रशांत किशोर के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। इसके अलावा अब आपको ओवैसी का समझा देते हैं कि उनकी मजबूती और उनका माइनस पॉइंट क्या है। मजबूती ये है कि मुसलमानों के बड़े चेहरे के तौर पर वो चुनावी मैदान में जाते हैं। पिछली बार 5 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की है, लेकिन वीक बात यही है क्योंकि 5 में से उनके 4 एमएलए आरजेडी के साथ चले गए थे। तो ऐसे में जिन मुसलमानों ने या जिन मतदाताओं ने उन्हें वोट किया था कि वो उनके जो उम्मीदवार जीतेंगे वो उनके लिए काम करेंगे, उनके हक की आवाज़ को बुलंद करेंगे, लेकिन उन लोगों ने आरजेडी का दामन थाम लिया था। तो ऐसे में इस बार संभावना है कि वो लोग ओवैसी के उम्मीदवारों को वोट ना करें, क्योंकि ये तो बाद में भग जाएंगे। तो ये एक बड़ी संभावना ओवैसी की है। तेज प्रताप यादव की अगर बात करें तो तेज प्रताप यादव की अगर बात करें कि मजबूती क्या है, तो लालू यादव के बेटे हैं, यही उनकी एक मजबूती है। इसके अलावा जो लोग आरजेडी छोड़कर आएंगे या जिनको आरजेडी से टिकट नहीं मिलेगा, तो पॉसिबल है वो तेज प्रताप पार्टी से उम्मीदवार बन जाएं। तो ये एक मजबूती तेज प्रताप के लिए है। लेकिन कमजोरी तेज प्रताप की ये है कि उस तरीके का संगठन का अनुभव नहीं है, क्योंकि आरजेडी में भी संगठन में उस तरह की भूमिका कभी उन्हें नहीं दी गई जिस तरह के तेजस्वी यादव को दी गई।
तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या जो बिहार का चुनाव होगा, नतीजे जब 14 नवंबर को आएंगे तो ये किसके पक्ष में जाएंगे, ये बेहद ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि ये तो सबकी अपनी मजबूती है, सबकी अपनी कमजोरी है। लेकिन चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, जैसे ही नामांकन दाखिल होने शुरू होंगे, उसके बाद से ही बहुत सारी चीज़ें और क्लियर होने लगेंगी। तब पता लग पाएगा कि आखिर जो सियासी फिजाओं का रुख है वो किधर जा रहा है। इस वीडियो में इतना है।